हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मैं रवि सर और आज हम लोग स्टडी करेंगे कैंसर। तो कैंसर की बीमारी के हर एक एस्पेक्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक अप टू द डिटेल्स। अभी तक जितने भी डिजीज़ हम लोगों ने स्टडी किए इन दिस चैप्टर, दे वर ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। लेकिन कैंसर इज़ द डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो गेट रेडी, हेल्थ इज़ वेल्थ। और कैंसर न होना या होना ये भी हमारे हाथ में ही है टू सम एक्सटेंट। तो आज का टॉपिक है कैंसर। तो सबसे पहले हम लोग कैंसर के कुछ फैक्ट्स कैन सी स्टडी करेंगे। तो you can see in this picture the cancer cells are attacking our normal body cells, क्योंकि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के कुछ मिस्चीवियस सेल्स है जो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसकी वजह से कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, जिसका टर्मिनल स्टेज जो होता है वो डेथ होता है। तो कैंसर जो है वो दुनिया का एक कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। और 1 आउट ऑफ 4 डेथ्स जो होता है पूरी दुनिया में वो कैंसर की वजह से होता है। लेकिन 25% डेथ इज़ बिकॉज ऑफ कैंसर, नोइंगली और अननोइंगली। और 1 आउट ऑफ 17 डेथ्स आर ड्यू टू लंग कैंसर। उसमें भी जितने भी कैंसर डेथ्स होते हैं उसमें भी 1 आउट ऑफ 17 जो है वो लंग कैंसर की वजह से, बिकॉज इट्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द मॉडर्न यू कैन सी वर्ल्ड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। एंड देन लंग कैंसर मेल में ज़्यादा होता है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल में सबसे कॉमन है। और देर आर अबाउट 100 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑलमोस्ट यू कैन सी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो मेन पार्ट्स है सबको कैंसर हो सकता है। सो 100 डिफरेंट यू कैन सी ऑर्गन्स कैन बी और टिश्यू ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड। तो कैंसर कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी भी एज में, किसी भी स्टेट में, किसी भी यू कैन सी रिलीजन, किसी भी कैन सी कंट्री, किसी भी कम्युनिटी के पर्सन को ये हो सकता है। अभी इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग। तो डिवीजन ऑफ नॉर्मल सेल्स इज प्रिसाइसली कंट्रोल दैट वी नो, कि कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो उसका कंट्रोल पूरी तरह बॉडी के हाथ में होता है। तो व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स तभी जाके क्या है नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं। तो न्यू सेल्स आर जनरली फॉर्म्ड या तो ग्रोथ के लिए या फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड वंस, और यू कैन सी द वर्न आउट सेल, यानी कि कहीं पे डैमेज होता है तभी जाके नए सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं या ग्रोथ के लिए। और तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन के लिए न्यू सेल्स एक्चुअली आर फॉर्म्ड। बट अगर कोई सेल हमारे बॉडी में, सो वी हैव गॉट 300 ट्रिलियन सेल्स, तो सारे के सारे सेल्स डिसिप्लिन में बिल्कुल यू कैन सी रहते नहीं है। सम ऑफ द सेल्स में शो एबनॉर्मल, uncontrolled and purposeless division of cells, which may lead to the formation or development of mass of undifferentiated cell। तो कुछ सेल जो है abnormally uncontrolled तरीके से ग्रो करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं बिना किसी पर्पस के, यानी कि बॉडी को नए सेल्स चाहिए नहीं तब भी कुछ सेल्स डिवाइड होते जाते उससे एक मास तैयार होता है, गांठ तैयार होता है, क्लस्टर तैयार होता है सेल्स का। और इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोगों ने नाम दिया है ट्यूमर। इट इज कॉल्ड ट्यूमर। इसको गांठ कहते हैं नॉर्मली। तो एक गांठ तैयार हो जाता है, और ये गांठ जो है इट कैन लीड टू कैंसर। सो अगर ये ट्यूमर जो है स्प्रेडिंग टाइप का है, क्योंकि ट्यूमर में भी टाइप्स है, इज मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है स्प्रेडिंग टाइप, इसको कैंसर कहते हैं। और इट हैज़ ए एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यू एंड इट कैन बी फेटल। यानी कि अगर आपके बॉडी में ट्यूमर तैयार हो गया विच इज़ ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर वो मेलिग्नेंट हो जाता है मतलब वो स्प्रेड होने लगता है, तभी कैंसर कहते हैं। एंड दिस ट्यूमर हैज़ ए एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यू। वो बॉडी के दूसरे टिश्यू को अटैक करता है, पूरे बॉडी में फैल सकता है, एंड इट कैन लीड टू डेथ अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया। तो what is the basic impact of cancer cell or tissue?
यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, टिश्यू में, ऑर्गन में अगर कैंसर सेल्स या टिश्यू डेवलप होता है तो बेसिकली क्या होता है, कैंसर सेल्स डिवाइड रिपीटेडली आउट ऑफ कंट्रोल विदाउट नीड, तो बिना पर्पस के ग्रो कर रहे हैं और वो नॉर्मल सेल्स के आसपास क्या है ग्रो करते हैं, जिससे नॉर्मल सेल का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है और उनका खुद का फंक्शन भी एबनॉर्मल रहता है. कुछ केस में दे डोंट फंक्शन ओनली, कुछ केस में नेचुरली द फंक्शन एबनॉर्मली एंड दे आर ऑल्सो स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द मेजर ऑर्गन. तो मेजर ऑर्गन एज किडनी, लीवर, कैन सी लंग्स एक्सेट्रा, तो उनके नॉर्मल फंक्शनिंग को वो डिस्टर्ब कर देता है, इससे ऑर्गन फेलियर होता है एंड द पर्सन कैन डाई. चलिए अब हम लोग कैंसर के प्रॉपर डेफिनेशन के तरफ पहुंच गए हैं. ए सेलुलर डिजीज, तो कैंसर इज ए सेलुलर डिजीज which is caused due to abnormal, uncontrolled and uncoordinated growth of cells leading to formation of tumor, and tumor is also called neoplasm. तो neo means new, plasm means growth. तो एक नया ग्रोथ हो जाता है, गार्ड जैसा हो जाता है जो बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, अनकंट्रोल्ड सेल्स उसमें ग्रो कर रहे हैं और उसका ग्रोथ अनकोऑर्डिनेट है, मतलब इट इज नॉट ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. सो कैंसर को साइंटिफिकली या मेडिकली मेलिग्नेंसी भी कहते हैं या उसको नियोप्लाजिया भी कहते हैं. तो दोनों में फ़र्क है. व्हेन सबसे पहला कैंसर का गांठ तैयार होता है एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड, इसको प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, तो उसको नियोप्लाजिया कहते हैं. और जब वो पूरे बॉडी में फैल जाता है तो उसको मेलिग्नेंसी कहते हैं. सो दीज टू टर्म्स यू कैन सी आर यूज्ड एज ए टेक्निकल वर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए पर्सन. तो अगर एक पर्सन में प्राइमरी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो इट इज़ न्यूप्लाजिया, अगर स्प्रेड होने के बाद डिटेक्ट हुआ तो उसको मेलिग्नेंसी कहते हैं. तो ये कैंसर वर्ड डेवलप कैसे हुआ? तो कैंसर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैंक्रम या ग्रीक वर्ड कार्किनोस, दोनों का मतलब क्रैब होता है. अब ये क्वेश्चन आओगा आपके माइंड में, इसको क्रैब से रिलेट क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रैब्स जो होते हैं एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं, दे डोंट अलाउ द कैन सी द अदर क्रैब्स. यानी कि अगर एक टोकरी में आपने क्रैब्स डाल दिया, all the crab will try to come out of the, you can see what, that basket, लेकिन as soon as one of the crab, a few crab will try to go over the, you can see what, basket, दूसरे crabs क्या करते हैं, hold on करते हैं और पहले crab को क्या है बाहर निकलने नहीं देते. तो they interfere with the movement, यहाँ पे हो गया functioning of the cell. तो कैंसर सेल्स भी इसी तरह काम करते हैं, वो आजू बाजू के नॉर्मल सेल्स को ठीक से फंक्शन करने नहीं देते. एंड देन अगर आप बकेट ऑफ क्रैब को अगर क्या करेंगे हम लोग ओवरटर्न करेंगे तो सारे क्रैब्स यू विल फाइंड विल बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो दे विल स्प्रेड ओवर. तो इस तरह कैंसर जो है बॉडी में जिस पॉइंट्स पे डेवलप होता है उस पॉइंट से बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में क्या है स्प्रेड आउट होता है. चलिए अब देखते हैं अबाउट ट्यूमर, क्योंकि कैंसर की शुरुआत होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूमर, लेकिन ट्यूमर में भी टाइप्स हैं. So what are the types? So this is a tumor. You can see the tumor has been provided with the blood supply, और इसकी वजह से tumor can keep on growing. So tumors are the group of abnormal, differentiated or undifferentiated mass of cells. तो ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं या सारे के सारे सेल्स एक जैसे होंगे, तो इट इज अनडिफरेंशिएटेड और दे विल बी हैविंग व्हाट सब टाइप्स, यू कैन सी वैराइटीज, तो उसको डिफरेंशिएटेड कहते हैं. एंड दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. तो जब सेल डिवीजन कंट्रोल के बाहर हो जाता है, द सेल्स विल कीप ऑन डिवाइडिंग अननेसेसरी, यानी कि बॉडी के उस पार्ट को जितने सेल्स की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा सेल्स क्या है एक्चुअली फॉर्म्ड हो गए हैं, एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एंड दैट इज़ द की. सो एक ट्यूमर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सफिक्स. तो किसी भी ट्यूमर को रिप्रेजेंट करने का एक यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन है, उस ट्यूमर वर्ड के आगे होगा ओमा. सो इफ एनी वर्ड्स एंड विथ ओमा इट रिप्रेजेंट्स ए ट्यूमर. सो ओमा रिप्रेजेंट्स ए ट्यूमर. तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे लाइपोमा इज द ट्यूमर ऑफ फैटी टिश्यू. लाइपा ये हो गया लिपिड, चर्बी का ट्यूमर हो गया लाइपोमा. देन ऑस्टियोमा हो गया ट्यूमर ऑफ बोन, ऑस्टियोस इज द बोन, ट्यूमर ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोमा. देन यू कैन सी हेपेटोमा, लीवर में अगर ट्यूमर है तो हेपेटोमा. देन मायोमा हो गया मसल का ट्यूमर. सो दीज आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्यूमर.
नाउ ट्यूमर में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी, को खाली बता देता हूँ, बॉडी के खाली 3 पार्ट है जिनको ट्यूमर नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होता है डेड होता है। एक है टॉप लेयर ऑफ द स्किन विच इज केरेटिनाइज्ड, और केरेटिन इज द डेड मटेरियल। फिर आपके जो हेयर हैं एंड द नेल, सो टॉप लेयर ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल कैन नॉट डेवलप ट्यूमर। बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट आप यू कैन सी नाम ले लीजिए, ट्यूमर उसमें बनेगा। बट all tumors are not cancerous, and that's very important. You can see what observation, because पहले शुरुआत में, okay, if any tumor was detected in the person body, the person was declared to be having cancer. But now after studying of tumor, it was found that all tumors are not cancerous, क्योंकि वो spread नहीं होते। many tumors they remain in their place, or at you can see the fixed place, जहाँ पे जैसे किडनी में तो किडनी में रहेगा, वो spread नहीं होगा। So that's why we have to actually classify the tumors properly. Then cancer जो है उसको भी represent किया जाता है by prefix, इसको कहते हैं onco, क्योंकि onco is the scientific term for what? Cancer. Oncos is cancer. Now tumor क्या करता है? Tumor can grow and interfere with the normal functioning of various organs. जिस organ या tissue में ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ में ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं दे ऑल्सो रिलीज सम सीक्रेशंस, जिससे बॉडी का फंक्शन एक या एक से ज़्यादा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, एंड सम ऑफ दिस सीक्रेशंस आर टॉक्सिन्स, तो उससे ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। सो द कैंसरस ट्यूमर्स दे compete with their normal cells for nutrients and finally kill them. तो कैंसरस ट्यूमर्स जो है दे आर लाइक पैरासाइट्स, और वो नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई कैन सी द पर्सन कैन फाइनली डाई। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स के दो मेन टाइप, दो तरीके से हम लोग ट्यूमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेस्ड कि वो डेवलप कैसे होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, और दूसरा है बेस्ड ऑन देयर नेचर, हाउ दे बिहेव। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन वी हैव गॉट 2 टाइप्स। प्राइमरी ट्यूमर, जो ट्यूमर सबसे पहले बॉडी में डेवलप होता है उसको कहते हैं प्राइमरी ट्यूमर, उसी को नियोप्लाजिया भी कहते हैं। और ये ट्यूमर जब बॉडी में फैल जाता है और मल्टीपल ट्यूमर्स बनते हैं बाद में, उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स। तो प्राइमरी ट्यूमर से जितने भी ट्यूमर्स बनेंगे उनको सेकेंडरी ट्यूमर्स कहेंगे। और नेचर के हिसाब से जिसको हमको डिटेल में स्टडी करना है, बेनाइन ट्यूमर, एंड दूसरा टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर इज द ट्यूमर जो फिक्स रहता है, एक ही जगह पर रहता है, नॉन कैंसरस रहता है, एंड मैलिग्नेंट जो है वो स्प्रेडिंग टाइप का, मतलब कैंसरस ट्यूमर। तो चलिए इनको अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन के हिसाब से देखेंगे। गॉट 2 टाइप्स, प्राइमरी ट्यूमर एंड द सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोप्लाजिया। नियो मीन्स न्यू, प्लाजिया मतलब ग्रोथ, and the tumor which develops in the beginning and remains localized in one place या part of the body। तो प्राइमरी ट्यूमर जहाँ पे डेवलप होता है वो वहीं पे लोकलाइज रहता है, तो उसको प्राइमरी ट्यूमर कहेंगे, जो ओरिजिनल ट्यूमर होगा। फिर सेकेंडरी ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैलिग्नेंसी बिकॉज इट हैज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। तो प्राइमरी ट्यूमर से जो ट्यूमर स्प्रेड होकर तैयार होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, उसी को मैलिग्नेंसी भी कहते हैं, और वही कैंसर कहलाता है। द ट्यूमर विच डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर आफ्टर स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलिए अभी हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक देखते हैं। तो लेफ्ट साइड से देखिए, एक सेल कैंसरस हो गया तो उससे प्राइमरी ट्यूमर बन रहा है। ओके, इस प्राइमरी ट्यूमर में तो उसके पहले सबसे पहले एक लंप जैसा बनेगा, उसके बाद में इट बिकम्स यू कैन सी व्हाट प्रॉपर यू कैन सी शेप का लेगा, साइज बढ़ रहा है। तो लेफ्ट साइड के जो 2 गार्ड जैसे आपको दिख रहे हैं, दे आर द प्राइमरी ट्यूमर्स, एंड व्हेन इट स्प्रेड्स तब उससे सेकेंडरी ट्यूमर्स बनते हैं। तो प्राइमरी मेटास्टेसिस इज द इन्वेजन, जब प्राइमरी ट्यूमर का सेल जो है स्प्रेड हो रहा है, यू कैन सी ये सेल इज स्प्रेडिंग, और जब ये दूसरे पूरे पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है, तब उसको सेकेंडरी मेटास्टेसिस कहते हैं। तो यू कैन सी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्यूमर्स विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गेटिंग फॉर्म्ड। तो प्राइमरी ट्यूमर से जितने भी ट्यूमर्स बाद में बनते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। चलिए अभी बेस्ड ऑन नेचर यू गॉट 2 benign tumor and the malignant tumor। तो benign tumor
वो ट्यूमर है जिसको कैप्सूल रहता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, और वो जिस जगह पे ग्रो करता है वहीं पे जिंदगी भर लोकलाइज रहता है, मतलब इट डज नॉट स्प्रेड, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर या नॉन कैंसरस ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जिनको कैप्सूल होता है, कैप्सूल नहीं होता है, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, एंड दैट्स व्हाई इट कैन स्प्रेड वेरी इजीली, तो उसको स्प्रेडिंग ट्यूमर कहते हैं, और इसको कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। तो फीचर देखते हैं अभी दोनों का कंपैरिजन। तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो है कैप्सुलेशन का। बेनाइन ट्यूमर इज प्रोटेक्टेड बाय द फाइब्रस कवर, जिसको इंसकैप्सुलेशन कहते हैं, एंड दैट्स वाई वो आजू बाजू के एडजेसेंट टिश्यू में क्या है, इन्वेड नहीं होता है, एंटर नहीं होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नॉट कवर्ड, इट इज नॉन इनकैप्सुलेटेड, हैंस इट कैन इन्फिल्ट्रेट, मतलब इट कैन एक्चुअली अटैक और स्प्रेड इन द एडजेसेंट टिश्यू, और फाइनली वो बॉडी के सारे दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है। तो बाकी के डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंशिएशन, बेनाइन ट्यूमर हैव डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मैलिग्नेंट के पास अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। ग्रोथ रेट ऑफ बेनाइन ट्यूमर इज लिमिटेड और स्लो, मैलिग्नेंट में इट इज फास्ट एंड इन्वेसिव, ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है। फेटालिटी मतलब डेथ कॉजिंग, बेनाइन ट्यूमर जनरली फेटल नहीं होते हैं। हाँ, उसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है ब्रेन ट्यूमर कैन बी फेटल, वो बाद में देखेंगे कैसे। मैलिग्नेंट ट्यूमर फेटल होते हैं इफ इट इज़ नॉट रिमूव्ड और ट्रीटेड इन टाइम। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेडिंग एबिलिटी, बेनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड पर मैलिग्नेंट कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन, जिससे सेकेंडरी ट्यूमर्स बनते हैं। लोकेशन बेनाइन ट्यूमर का होता है फिक्स या लोकलाइज्ड, पहले बताया कि जहाँ पे वो सबसे पहले ग्रो करते हैं वहीं पे एंड तक रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट कैन स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स वाया लिम्फ और ब्लड। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेन ट्यूमर का, तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ब्रेन ट्यूमर एंड द लाइपोमा। लाइपोमा इज द ट्यूमर ऑफ द लिपिड और द एडिपोस टिश्यू। मैलिग्नेंट ट्यूमर इस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल और लंग कैंसर इन मेल, जो सबसे कॉमन कैंसर है ह्यूमन में। ह्यूमन मेल में लंग एंड फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को विद द पिक्चर यू कैन सी। तो लेफ्ट साइड में बेनाइन ट्यूमर दिख रहा है, आजू बाजू में यू कैन सी ए नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, और सेंटर में जो सेल्स का ग्रुप दिख रहा है दैट इज द ट्यूमर, बट इट इज प्रोटेक्टेड बाय द फाइब्रस कवर, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइपोमा, जो एक चर्बी का गांठ होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यू कैन सी द कवर इज बीन रिमूव्ड और उसकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है, और उसका एग्जांपल है ये एडिनोमा, जो आपके ग्लैंड्स का कैंसर है, ग्लैंड्स लिम्फ ग्लैंड्स का ये कैंसर है। चलो और एक पिक्चर देखते हैं, बेनाइन ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो दे आर लोकलाइज्ड बट सम आर हार्मफुल एंड फेटल, कुछ ट्यूमर्स फेटल हो सकते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर कैन कॉज डेथ बिकॉज ब्रेन जो इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल, और अगर ये ट्यूमर स्प्रेड हुआ तो वो ब्रेन के टिश्यू के अंदर चल जाता है, कोई सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर स्क्वीज हो गया देन यू कैन सी द पर्सन कैन डाई। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड और लिम्फ, जिससे न्यू ट्यूमर्स बनते हैं कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर, और इस प्रोसेस को नाम दिया है मेटास्टेसिस। मेटा मतलब मल्टीपल प्लेस पे स्प्रेड हो जाना। चलो और एक कंपैरिजन, दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो लेफ्ट साइड में बेनाइन ट्यूमर दिख रहा है, सेंटर में आपको एक ट्यूमर दिख रहा है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय कवर, जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में जो सेल्स है दे आर केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग एंड दे आर यू कैन सी ऑफ वेरिएट शेप्स एंड व्हाट साइजेस यू कैन सी, बिकॉज उनका न केवल स्ट्रक्चर बट फंक्शन भी क्या है, एबनॉर्मल रहता है। तो दिस इज कैंसर। चलिए अभी अब बेनाइन ट्यूमर को फिर से देखते हैं। तो अगर कहीं पे ट्यूमर का स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर टिश्यू में हाइपर यू कैन सी ग्रोथ हो रहा है, यू कैन सी हाइपर प्रोलिफरेशन, फिर छोटा सा वो गांठ होगा, इसको हम लोग पॉलिप कहते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते अगर समय पे इसको डिटेक्ट नहीं किया, इग्नोर किया, तो वो लार्ज होगा, और फिर वो एक प्री कैंसरस पॉलिप जैसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा तैयार हो जाता है। तो पॉलिप इसके लिए क्या, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज द बेनाइन यू कैन सी स्टेज, और इस स्टेज में अगर बेनाइन ट्यूमर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो नेचुरली इट कैन बिकम मैलिग्नेंट, मतलब वो कैंसरस फॉर्म हो सकता है। तो देखिए वही बेनाइन ट्यूमर
अल्टीमेटली ग्रो होके एडिनो कार्सिनोमा हो गया है, तो इट इज़ एडिनोमा टाइप ऑफ ट्यूमर, और फाइनली इट हैज़ टर्न इनटू कैंसर, क्योंकि अभी ये बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में क्या है, स्प्रेड हो जाएगा। तो ए बेनाइन ट्यूमर कैन डेवलप इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर इफ इट इज़ नॉट डिटेक्टेड और रिमूव्ड इन टाइम। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ कैंसर से रिलेटेड। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, जिसमें ट्यूमर्स और कैंसर्स को स्टडी किया जाता है। एंड ऑल दोज पीपल, फिजिशियंस, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स who specialize in the study, diagnosis, treatment and prevention of cancers, collectively they are called oncologists. And this is the Tata Institute, the hospital, you can see where Tata पे कैंसर पे रिसर्च भी होता है और you can see मैनेजमेंट भी किया जाता है अबाउट द कैंसर पेशेंट्स। और मैंने आपको पहले बताया कैंसर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रीफिक्स ऑन्को, क्योंकि ऑन्को रिप्रेजेंट्स द कैंसर। चलिए अब हम लोग एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल से कंपेयर करते हैं, देखते हैं फ़र्क क्या है। तो नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म, कैन सी न्यूक्लियस में फ़र्क है। न्यूक्लियस ऑफ कैंसर यू कैन सी वो एबनॉर्मल शेप का होता है, उसमें यू कैन सी क्रोमैटिन जो है उसका स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। न्यूक्लियस मोड एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉर्मल यू कैन सी सेल्स में साइटोप्लाज्म इज़ लार्ज, कैंसर सेल का साइटोप्लाज्म कम रहता है। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस जनरली सिंगल रहते हैं, कैंसर सेल में मल्टीपल न्यूक्लिया हो सकता है। तो नॉर्मल सेल में सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, बट कैंसर सेल में मल्टीपल और लार्ज न्यूक्लियोलस होता है। और नॉर्मल यू कैन सी सेल्स में फाइन क्रोमैटिन होता है, बट कैंसर सेल्स में यू कैन सी द क्रोमोसोम्स आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन, दैट्स वाई दे हैव गॉट कोर्स क्रोमैटिन। आगे एक और चार्ट है, तो दिस इज योर ओन यू कैन सी रेफरेंस, आप इसको खुद रीड करेंगे। ओके, पॉज। यू कैन सी द शेप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में है, शेप के यू कैन सी साइज में भी फ़र्क है। नॉन यूनिफॉर्म यू कैन सी शेप होता है कैंसर सेल्स का, और उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब एक्सटेंशंस होता है। यू कैन सी थर्ड डायग्राम देखिए, यू कैन सी कैंसर सेल्स में से एक्सटेंशंस निकलते हैं सो दैट इट कैन कन्वे इट्स इंफॉर्मेशन टू द सराउंडिंग सेल्स, उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। और यू कैन सी द पावर ऑफ डिवीजन ऑफ कैंसर सेल्स इज मच मोर एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। चलिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कैंसर का। तो कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या कैंसर सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाइपरप्लाजिया। तो कैंसर सेल्स का जो ग्रोथ रेट है, डिवीजन रेट है, इट इज़ मोर वेरी हाई एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। फिर नॉट ओनली द ग्रोथ रेट इज एक्सेस, बट जो ग्रोथ होता है एबनॉर्मल होता है, क्योंकि सेल का शेप स्ट्रक्चर इज नॉट ऑफ दैट नॉर्मल सेल। यानी कि अगर वो स्किन में है तो स्किन के सेल जैसा उसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। लीवर में ग्रो कर रहा है तो लीवर का शेप नहीं लेगा, इट विल हैव इट्स ओन इरेगुलर शेप्स। Then neoplasia, it shows the new growth. Then invasion, it attacks the surrounding tissue. You can see try to interfere with the function of the surrounding tissue और stimulate करता है उनको भी ट्यूमर फैलने में। फिर वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू लिम्फ एंड ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। देन इट बिहेव्स लाइक ए पैरासाइट, जिससे पैरासाइट अगर आपके बॉडी में कैन सी रहता है तो वो आपके बॉडी के फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह को यूटिलाइज करता है और खुद ग्रो करता है एट ए फास्टर रेट। और उससे नॉर्मल टिश्यू, जिस टिश्यू में वो ग्रो कर रहा है, तो दे बिकम यू कैन सी व्हाट deficient in the substance. Then it shows the lack of apoplasia, it never dies, they keep on multiplying और कभी उनका डेथ ही नहीं होता है, तो they are practically immortal. And then they stimulate the formation of blood vessel. अगर गांठ बन गया तो उसके अंदर सराउंडिंग ब्लड जो वेसल्स है उनके ब्रांचेस एंटर करते हैं सो दैट दे कैन कीप ऑन डिराइविंग द न्यूट्रिएंट्स। तो इसको वैस्कुलराइजेशन भी कहते हैं और एंजियोजेनेसिस भी कहते हैं। So in detail, slide detail, you can see hyperplasia, excessive growth, the rate of cell division is very high, and without anaplasia, abnormal growth, structure, size और function abnormal होता है। Neoplasia is the initial abnormal mass of cell, जिसको primary tumor भी कहते हैं। Invasion, it surrounds the tissue in which it is growing, जिसे damage होता है। Then additional metastasis, जिससे secondary tumors बनते हैं, न्यू ट्यूमर्स बनते हैं। पैरासिटिज्म की तरफ बिहेव करता है वो, क्योंकि बॉडी के
मेटाबोलाइट्स को यूटिलाइज करता है, और हमारे नॉर्मल सेल्स जो है दे लैक द न्यूट्रिएंट, फिर दे डोंट डाई बिकॉज दे नेवर अंडरगो इन द G0 फेज, वो कभी मिच्योर ही नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई एजिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड एंजियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, जिससे दे कीप ऑन डिराइविंग द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फिर से देखते हैं। इस एक पिक्चर में आपको नेचुरली द सारे कैंसर्स के कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, दे विल सी। तो सबसे पहले डायग्राम में हाइपरप्लासिया, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल्स विदाउट एनी पर्पस, एंड द सेल्स आर एबनॉर्मल इन शेप एंड स्ट्रक्चर, द न्यू गार्ड बन रहा है, उसको न्यूप्लासिया कहते हैं, एंड दे विल नॉट स्टॉप डिवाइडिंग, they will keep on dividing, they will not die, no apoplasia, then they show vascularization, उस गार्ड के थ्रू ब्लड वेसल्स ग्रो कर रहे हैं सो दैट दे कैन डिराइव द न्यूट्रिएंट्स मोर इजीली, देन दे स्टार्ट अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू, दे आर एंटरिंग इन द ब्लड और द लिम्स को इन्वेजन कहते हैं, देन दे स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड मेटास्टेसिस, एंड दिस बिहेवियर इज लाइक ए पैरासाइट। तो जिस तरह कोई पैरासाइट आपके बॉडी में ग्रो करता है, उसी तरह कैंसर सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स पैरासाइट्स बन जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टी जितने भी प्रॉपर्टीज है, तो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसर सेल्स ही डिसाइड करता है कैंसर का स्टेज। तो इफ ए पर्सन इज डिटेक्टेड द कैंसर, तब उसके स्टेज को भी डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि उसका ट्रीटमेंट लेवल कैसा रहेगा, विच टाइप ऑफ थेरेपी विल बी गिवन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर इज इट इज ग्रोइंग। दूसरा है इट इन्वेड्स द सराउंडिंग टिश्यू एंड दिस स्प्रेड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पहले वो ग्रो करता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, फिर सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेजन करता है, बाद में स्प्रेड हो जाता है। तो इट ग्रो एंड डिवाइड विदाउट नॉर्मल कंट्रोल, invades and destroy adjacent tissue, and then can spread to other body parts via lymph or blood. So इस ग्रोथ को न्यूप्लाजिया कहते हैं, द इन्वेड करने को कहते हैं इन्वेजन, एंड द स्प्रेड होने वाले प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस। सो दीज 3 प्रॉपर्टीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसर। तो न्यूप्लाजिया, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, और यही 3 प्रॉपर्टी कैंसर्स के स्टेजेस को डिटरमाइन करता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो with the help of picture you can see the first picture में the tumor is growing, that is the neoplasia, फिर वो इन्वेड कर रहा है सराउंडिंग टिश्यू को, वो पिंक लेयर में जा रहा है इन्वेजन, फिर वो ब्लड से दूसरे पार्ट में पहुंच रहा है, that is the metastasis and that's cancer. So एक और एग्जांपल है, this is the growth of the cancerous tissue, then वो इन्वेजन कर रहा है और फिर वो स्प्रेड हो रहा है दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। This is cancer, and these 3 property decides, जो मैंने बोला 3 मेन स्टेजेस ऑफ द कैंसर। तो ये 3 स्टेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैंसर के स्टेजेस को 3 मेन स्टेजेस में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, जिसको सिंबल दिया है TNNM। तो इसमें T स्टेज कब है, तो इट डिटरमाइंस और डिफाइंस द साइज एंड शेप ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर, मतलब न्यूप्लाजिया वाला स्टेज। और ये स्टेज में अगर किसी पर्सन का डिटेक्शन हो गया, then you can see he can get very well very soon, okay। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन मेनी केसेस। तो T रिप्रेजेंट्स द ट्यूमर, और ट्यूमर में साइज एंड शेप डिटरमाइंस द ट्रीटमेंट। देन सेकेंड इज द N का मतलब नोड्स होता है, विच नोड, लिम्फ नोड्स। तो डिफाइंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ, दैट इज इन्वेजन। जब ये प्राइमरी ट्यूमर जो है सराउंडिंग लिम्फ नोड तक पहुंच जाते हैं, तब स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड थर्ड स्टेज जब वो स्प्रेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस टू डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब सेकेंडरी ट्यूमर्स बन गए हैं। तो T स्टैंड्स फॉर द इनिशियल यू कैन सी ट्यूमर स्टेज, न्यूप्लाजिया प्राइमरी ट्यूमर स्टेज, एंड रिप्रेजेंट द इन्वेजन, जिसमें प्राइमरी ट्यूमर जो है लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया है, और मेटास्टेसिस मतलब सेकेंडरी ट्यूमर्स बन गए हैं, प्राइमरी ट्यूमर हैज स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जो है T स्टेज है, ट्यूमर तैयार हो रहा है, देन यू गॉट N स्टेज, इन्वेजन चल रहा है, एंड दिस इज द मेटास्टेसिस। वो दूसरे ऑर्गन्स में, बोन में स्प्रेड हो गया है और लंग में स्प्रेड हो गया है। सो दिस रिप्रेजेंट्स मेटास्टेसिस। सो
इज अनदर डायग्राम जिससे आपको दिख रहा है कि हाउ द कैंसर प्रोग्रेसेस। तो कैंसर जनरली म्यूटेशन की वजह से होता है, सेल्स में म्यूटेशन होने की वजह से एक ऑन्कोजीन तैयार हो जाता है, और ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। द सेल्स हैविंग ऑन्कोजीन विल कीप ऑन डिवाइडिंग, सो दैट ब्लू कलर सेल जो पहले डायग्राम में दिख रहा है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जिससे प्राइमरी ट्यूमर बना, दैट इज द टी स्टेज, और टी स्टेज को न्यूप्लाजिया कहते हैं। फिर वो लिम्फ या ब्लड में एंटर करता है, दैट इज द इन्वेजन स्टेज, और उसके बाद में नेचुरली इट बिकम्स सेकेंडरी ट्यूमर, जो दूसरे टिश्यू में जाके यू कैन सी व्हाट मेटास्टेसिस होता है, सेकेंडरी ट्यूमर्स बनते हैं, दैट इज द एम स्टेज, एंड दिस इज हाउ द कैंसर प्रोग्रेसेस। नाउ अब देखते हैं कि एक्चुअल कारण क्या है। जेनेटिक बेसिस देखेंगे हम लोग कि वेदर देयर इज अ जीन इन्वॉल्व और नॉट। तो कैंसर बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द म्यूटेशन ऑफ ए नॉर्मल जीन। तो किसी सेल के नॉर्मल जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो उससे कैंसर डेवलप हो सकता है। तो उस जीन को क्या कहते हैं? द म्यूटेटेड जीन दैट कॉजेस कैंसर, उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो बॉडी का कोई भी जीन जो कैंसर कॉजिंग जीन बन जाता है तो उसको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। एंड इट इज़ थॉट दैट सेवरल म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है कैंसर डेवलप होने के लिए, एंड देयर आर मेनी फैक्टर जिसकी वजह से ऑन्कोजीन तैयार हो सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सेल्स दैट आर ओल्ड, तो जो सेल्स ओल्ड रहते हैं, जो नॉट फंक्शन करते ठीक से, नॉर्मली अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी के पास आपको मालूम है हर सेल के पास लाइसोसोम्स होते हैं, ओके। और हमारा इम्यून सिस्टम भी है, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है दे आर ऑल्सो एबल टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल सेल्स, और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनकी जगह पे न्यू सेल्स बन जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल जो है वो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर स्टिल यंग एंड दे कंटिन्यू टू डिवाइड रैपिडली, जिससे मिलियंस ऑफ न्यू कैंसर सेल्स बनते हैं। तो नॉर्मल सेल्स जो है वो अपने आप को खुद क्या है रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स जो है वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इमॉर्टल, एंड दैट इज दे कैन सी रीजन, कैन सी कैंसर कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। तो नाउ यू कैन सी बेसिक फैक्टर। तो म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेजन कहते हैं। तो म्यूटेजन इज म्यूटेजेनिक। तो कोई भी म्यूटेजन मतलब ऐसा फैक्टर जिससे म्यूटेशन हो, जो कैंसर फॉर्म करने का एक कैंसी प्रोसेस हो सकता है। एंड एनी एजेंट जिससे कैंसर हो सकता है उसको कार्सिनोजेन कहते हैं, एंड उसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो दिस आर द टेक्निकल टर्म वी आर यूजिंग। So this means that some mutations are carcinogenic. तो म्यूटेशन इज द नॉर्मल यू कैन सी प्रोसेस। जो सेल्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से सेल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन की वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ऐसे म्यूटेशन को कार्सिनोजेनिक भी कहते हैं। तो कार्सिनोजेनिक इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कैंसर, या द फैक्टर विच कॉजेज द कैंसर। तो देयर आर मेनी फैक्टर जिसकी वजह से वो ऑन्कोजीन जो हमने पढ़ा वो एक्टिवेट हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा। तो कौन से फैक्टर अब देखेंगे हम लोग। तो हियर इट इज द कार्सिनोजेनिक फैक्टर। तो फैक्टर्स कॉजिंग कैंसर, उन्हीं को कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। तो इट इज एज्यूम्ड दैट कैंसर डेवलप्स ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन। तो आपको कैंसर होगा या नहीं होगा, ये अभी जो 3 रीजन आपके सामने आएंगे उनमें से कोई एक रीजन की वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है, यानी कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो रीज़न क्या है देख लेते हैं। तो पहला है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू एक्टिव ऑन्कोजीन विच फॉर्म ट्यूमर। तो हमारे हर सेल के अंदर एक इनएक्टिव जीन रहता है जिसको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। वो इनएक्टिव रहता है, अगर वो एक्टिव हो गया तो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो सेल ट्यूमर सेल या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, डीएक्टिवेशन ऑफ एंटी ट्यूमर जीन या एंटी कैंसर जीन। तो इस ऑन्कोजीन को इनएक्टिव करने वाला या प्रोटो ऑन्कोजीन को इनएक्टिव रखने वाला जो जीन है उसको कहते हैं एंटी ट्यूमर जीन या एंटी कैंसर जीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसको तीसरा कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर्स और कैंसर को सप्रेस करता है। तो इट डज नॉट अलाउ द सेल टू चेंज इनटू अ कैंसर सेल। और तीसरा है कि आपके बॉडी में बाहर से ऑन्कोजीन इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ऑन्कोजीन्स आर द कैंसर कॉजिंग जीन। तो ये पैथोजेंस जनरली वायरस के थ्रू होता है। तो देयर आर सम वायरस एंड सम बैक्टीरिया जिनके पास नेचुरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। तो अगर इन वायरस और बैक्टीरिया ने आपको अटैक किया तो दे विल ट्रांसफर ऑन्कोजीन इनटू द टिश्यू जिसमें वो ग्रो करेंगे।
और वो टिश्यू के अंदर फिर ट्यूमर बन जाता है. तो सम इन्फेक्शन कैन कॉज कैंसर. सो द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच डिफाइन करते हैं हम लोग कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स को. तो ऑल दोज फैक्टर्स या एजेंट विच इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेनिक फैक्टर. तो अभी जो तीन हमने एक ऐसे मेन रीजन देखे कैंसर के, इन तीनों को जो एक्टिवेट कर देता है, तीनों को या कम से कम किसी एक को, ऑन्कोजीन या तो एक्टिवेट हो जाएगा या एंटी कैंसर जीन डीएक्टिवेट हो जाएगा या एंट्री हो जाएगी आपकी ऑन्कोजीन. फिर से बताते हैं कि या तो आपके बॉडी में ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएगा या तो एंटी ऑन्कोजीन जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या आपके बॉडी में ऑन्कोजीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो इन तीनों की वजह से या किसी एक फैक्टर की वजह से आपके बॉडी में कैंसर हो सकता है. सो दे आर द फैक्टर्स विच एक्टिवेट द ऑन्कोजीन, दैट इज कैंसर कॉजिंग जीन इन ए नॉर्मल सेल, और they will deactivate, they can see what, एंटी कैंसर जीन. तो फैक्टर्स देख लेते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. रेडिएशंस हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, यू गॉट बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, एंड गॉट डाइटरी फैक्टर्स. तो हमारे एक ऐसी डेली डाइट में अगर हम लोगों ने हैबिट्स ठीक नहीं रखा, एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स ठीक से नहीं रखा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. दैट जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर एंड सम हैबिट्स एंड कस्टम can also leads to development of cancer. तो हर फैक्टर को एक एक कर देखते हैं. तो पहला है आपका रेडिएशन. तो रेडिएशंस आर म्यूटेजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक. वी नो कि रेडिएशन जो है डायरेक्टली डीएनए को अफेक्ट करता है, सेल के डीएनए को. अगर वो म्यूटेशन जो है वो कैंसर एक ऐसी कॉजिंग हो गया तो ऑन्कोजीन में कन्वर्जन हो जाएगा किसी जीन का, तब वो सेल ट्यूमर सेल या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. So there are many ionizing or mutagenic radiation like UV, X-ray, alpha, beta, gamma radiation और radioisotopes जो ये dangerous radiations को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. So they cause basically ये सब radiations करते क्या है, वो प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं जिससे उनका एक्टिवेशन हो जाता है, या वो एंटी ट्यूमर जीन्स को म्यूटेट करते हैं जिससे उनका डीएक्टिवेशन होता है. तो पहले बताया आपको, प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया या एंटी ट्यूमर जीन जो है वो इनएक्टिव हो गए तो ही जाके वो सेल कैंसरस बन सकता है. और इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर जो है इज़ वेरी हाई इन दोज पीपल जो ज़्यादा धूप में, सनी एरियाज़ में जहाँ पे यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और एक्सेस एक्सपोजर टू इवन मोबाइल फ़ोन कैन कॉज ट्यूमर ऑफ द ब्रेन और in the ear or the skin. So we have to be very careful. So nuclear power plant is a source of radiation. Radioactive waste अगर हैंडल नहीं किया तो दे आर द सोर्स ऑफ रेडिएशन. गामा रेज, यूवी रेडिएशन, एक्सरे जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है पैथोलॉजी में, एक्सरे मशीन्स में, दे आर द सोर्स. एंड इवन मोबाइल रेडिएशन कैन बी डेंजरस. चलिए दूसरा फैक्टर है केमिकल कार्सिनोजन. नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर अराउंड अस इन आवर फूड हो गया, you can see in our materials हो गया, pollutions हो गया, तो they are toxins and many toxins are carcinogenic. So many chemicals are known to induce chemical. इसके लिए जो भी artificial chemicals वगैरह यूज़ किया जाता है in our day to day life, उनको पहले चेक किया जाता है कि whether they are carcinogen or not. तो कॉन्टैक्ट से, इनहेलेशन से, एक्सपोजर से. तो सबसे मेजर कॉज है धुआं, कोल का धुआं, स्मोक का, टोबैको का धुआं, उसमें कोल्ड सूट होता है, कार्बन होता है, मस्टर्ड गैस, एस्बेस्टस, लिक्विड, aflatoxin, benzopyrene, aniline, and polycyclic hydrocarbons. They are all cancer causing you can see compounds which are detected. Even किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो है, ड्रग्स है, अल्कोहल एंड टोबैको जैसे निकोटीन एंड कैफीन का एक्सेस डोजेस कैन कॉज कैंसर. दैन सेक्स हार्मोन एंड स्टेरॉयड अगर दिया गया तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है इन हायर डोज. So these are some, you can see what symbols used to discriminate between the cancerous and non-cancerous chemicals, and these are the symbols used for carcinogens. And now this is the list of some of the carcinogens जो आपके टेक्स्ट बुक में है. I request you to refer that. You can see जिसमें सूट है जो स्किन और लंग को अफेक्ट करता है, कोल टार जो है स्किन और लंग को अफेक्ट करता है, सिगरेट्स को लंग को अफेक्ट करता है, कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, एफ्लाटॉक्सिन जो लीवर को अटैक करता है, देन नैप्थोलामाइन एंड
अमाइन बाय फिनाइल यूरिन ब्लैडर में कैंसर करता है। मस्टर्ड गैस से लंग्स को कैंसर होगा। निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड से लंग को कैंसर होगा। देन एस्बेस्टस कैन लीड टू कैंसर ऑफ लंग्स। दैन DES वजाइना का कैंसर। विनाइल क्लोराइड कैन लीड टू द कैंसर ऑफ लीवर। तो आप देखते हो और देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द कार्सिनोजन दे अफेक्ट द लंग बिकॉज दे आर आइदर इनहेल्ड, यू कैन सी थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वी कम इन कॉन्टैक्ट। इसके लिए लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल्स और ह्यूमंस। चलिए बायोलॉजिकल एजेंट्स है, कुछ पैथोजन जैसे बताया स्पेशली वायरस, उनके पास ऑन्कोजीन होता है तो उनके इन्फेक्शन से ऑन्कोजीन हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड वायरस जिनके पास ऐसे कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं उसको कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन, वी ऑन्क जीन्स। एंड ऐसे वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस भी कहते हैं। तो एग्जांपल है HBV ह्यूमन, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एप्सिन बायर वायरस, रॉस सार्कोमा वायरस, HHV8। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको HPV कहते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर का एक ऐसी कॉजेटिव एजेंट है। और इप्सन बार वायरस कैन लीड टू ब्लड एंड बोन कैंसर। तो डाइटरी फैक्टर्स जो है, कुछ फूड या फूड एडिटिव्स, दे आर कैंसरस, यू कैन सी इफ दे आर टेकन इन रॉ और प्रोसेस्ड फॉर्म। फिर हाई फैट डाइट, जैसे लीवर कैंसर हो सकता है, बीफ, एक्सेस बीफ से आपका कोलोन कैंसर होगा, स्मोक्ड फिश से इंटेस्टाइनल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। तो बहुत सारे फूड एडिटिव्स जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, यू कैन सी विच आर नॉट रिकमेंडेड, अगर उसको यूज़ किया, एक्सेसिव इंटेक से कैंसर हो सकता है, फ्लेवर्स, कलर्स। तो एक्सेसिव बीफ से कोलोन कैंसर। दैन लीवर कैंसर, पीनट्स, ज़्यादा पीनट खाने से लीवर कैंसर होता है। स्मोक्ड फूड, चार फूड से गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो, तो सम ह्यूमन्स आर बॉर्न, यू कैन से, और दे कैरी द जीन्स विच आर ऑलरेडी फॉल्टी। तो फॉल्टी जीन की वजह से म्यूटेशन का चांस बढ़ जाता है और फिर कैंसर डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बट रिमेंबर यू कांट इनहेरिट कैंसर, क्योंकि ये तभी होगा जब आपके पास वीक जीन्स आएंगे। तो फॉर्चुनेटली वी आर बॉर्न बिकॉज ऑफ टू पेरेंट्स। तो एक पेरेंट का जीन अगर फॉल्टी है तो दूसरे पेरेंट का जीन उसको नलीफाई कर जाता है। तो दैट्स वाई आई कैन से जेनेटिक जो कैंसर्स है दे आर वेरी रेयर। एंड उसका एक एग्जांपल है रेटिनोब्लास्टोमा, जो रेयर कैंसर ऑफ आई है, ये इनहेरिटेबल है। हैबिट्स एंड कस्टम जो है, इफ इट इज़ फॉल्टी, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, टाइट फिटिंग क्लोथ्स, एक्सेस फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट से स्किन कैंसर हो सकता है। दैन ब्रेस्ट कैंसर से हार्मोन का जो रिलेशनशिप है हार्मोन के साथ है, स्पेशली दोज वुमेन जो इवन पार्चुरेशन के बाद, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं। अब देखते हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन केस इन टर्म्स ऑफ यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज के हिसाब से। तो इन्फेक्शन की वजह से होने का कैंसर 15 to 20% है। स्ट्रेस या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के 10 to 15, दैन टबैको और एडिक्शन के 25 to 30%, डाइट एंड ओबेसिटी को कंट्रोल अगर नहीं किया तो 30 to 35%, और रेडिएशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से 20 to 30% कैंसर चांसेस आते हैं। तो अब देखते हैं कि कैंसर के साइंस ऑफ सिम्टम्स। तो कैंसर इज़ ए क्रोनिक डिजीज, बहुत ही स्लोली वो डेवलप होता है। इसके शुरुआत में कोई भी साइंस सिम्टम्स डेवलप नहीं होता है, बट कुछ अर्ली वार्निंग साइंस आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, ओके। और इनमें से अगर कोई साइन सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं और वो कंटिन्यूसली आपको परेशान कर रहे हैं, तो नेचुरली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो दीज आर कॉल्ड अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। और उसको याद रखने के लिए एक वर्ड है कॉशियस, यानी कि कैंसर हमें क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है, कॉशियस। तो एवरी लेटर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर साइन। तो वो क्या है देखते हैं। तो पहला C इज द चेंज इन बाउल और ब्लैडर मूवमेंट एंड हैबिट, यानी कि बाउल हो गया लार्ज इंटेस्टाइन जिससे फीकल मैटर निकलता है, ब्लैडर हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो आपके फीकल मैटर और यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर मूवमेंट में जो है डिस्टर्बेंस है, टाइमिंग चेंज हो रहा है, टेक्स ए लॉन्गर टाइम फॉर एम्प्टिंग द बाउल ऑफ ब्लैडर। तो इसका मतलब है या तो बाउल में या तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर है, या सेंसेशन तो आ रहा है लेकिन क्या है, बाउल और ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, मतलब यूरिनेशन का सिग्नल तो आ रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा है।
देन सोर और द वुंड दैट डज नॉट हील, तो एक घाव हो गया लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड कैंसर का चांस है। ये स्किन यू कैन सी कैंसर का चांस है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज थ्रू नेचुरल, बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स है, वजाइनल ओपनिंग, नेजल ओपनिंग, कान हो गया, यू कैन सी इवन निपल्स हो गया, यू कैन सी इनसे अगर ब्लीडिंग हो रही है, ओके, तो देयर मस्ट बी ए कैंसर। यू कैन सी फैक्टर दैट थिकनिंग और अबनॉर्मल लंप इन द ब्रेस्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, आई स्टैंड्स फॉर इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट से रिलेटेड। ओ ऑब्वियस चेंज इन कलर, शेप, साइज ऑफ मोल और द वाट, तो स्किन के ऊपर जो मोल होते हैं, मस्सा होता है, उसमें अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, वो सेंसिटिव हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। देन अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट विच इज़ मोर देन 10%, तो बिना के रीज़न के अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, योर डाइट इज़ नॉर्मल, देन ऑल्सो योर वेट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि आपके बॉडी में कैंसर सेल जो है दे यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द कैन सी वॉट न्यूट्रिएंट्स। एंड एस स्टैंड्स फॉर सोर थ्रोट, तो कफिंग, नैगिंग कफ, डिफिकल्टी इन यू कैन सी स्पीकिंग, हॉर्सनेस, और आवाज़ जो है वो भारी हो रहा है, मतलब थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो दिस रिप्रेजेंट द कॉशियस, तो एनी ऑफ दिस सिम्टम्स नीड टू बी you can see what immediately given you called alertness, okay, so we have to consult the doctor about any of these you can see symptom अगर ये persist होते हैं for you can see a long period of time, okay। तो some more you can see local, अगर कहीं पे प्राइमरी ट्यूमर हो गया तो उसको भी पहचानने का एक तरीका है कि अनयूजुअल लंप हो जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग या ऊजिंग होगा, पेन होगा, उससे अल्सर हो जाता है और वो सराउंडिंग टिश्यू के क्या कंप्रेस कर देता है। तो दिस सिम्टम्स जो है दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ओके, एंड दीज आर द एडिशनल सिम्टम्स ऑफ द इनिशियल ट्यूमर्स। तो अगर मेटास्टेसिस हो गया तो नेचुरली इनलार्ज लिम्फ नोड होगा, कफ होगा, स्पेशली ब्लड इन कफ निकलेगा, बोन में पेन होगा, फ्रैक्चर ऑफ अफेक्टेड बोन रहता है, और बॉडी से रिलेटेड जनरल सिम्टम्स, वेट लॉस, एक्सेसिव स्वेटिंग, एनीमिया, पुअर एपेटिट एंड सीवियर वेट लॉस। तो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल सिम्टम्स जिससे कैंसर होने का क्या है इंडिकेशन हो सकता है। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कैंसर्स क्या है तो ये आप पढ़ सकते हो। दिस इज फॉर योर ओन यू कैन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग कैंसर को क्लासिफाई करते हैं। तो नॉर्मली कि जिस पार्ट में कैंसर है उसी पार्ट के हिसाब से हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे स्किन में अगर कैंसर हो रहा है तो स्किन कैंसर, तो पोल्यूशन की वजह से यूवी सेंसिटिविटी, जो पोल्यूशन से कोल टार्क में ज़्यादा वर्क करते हैं उनमें स्किन कैंसर का चांस ज़्यादा है। कोलन या रेक्टल कैंसर जो है वो लो फाइबर डाइट की वजह से हो सकता है या रेक्टल पॉलिप की वजह से होता है, तो उसमें फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टमक कैंसर जो है वो हैवी डाइट ऑफ स्मोक, पिकल्ड और सॉल्टेड फूड की वजह से हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड, तो कैंसर कैन बी गिवन नेम और क्लासिफाइड, बट प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो अभी देखते हैं। तो देयर आर अबाउट 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू जिसको वो सबसे पहले अफेक्ट करते हैं यहाँ या जहाँ पे वो सबसे पहले डेवलप होते हैं। तो एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 5 ब्रॉड ग्रुप्स, तो 5 ब्रॉड ग्रुप्स हैं। तो पहला है कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा, तीसरा है लिम्फोमा, चौथा है ल्यूकेमिया और पांचवा है आपका एडिनोमा। तो आउट ऑफ दिस यू कैन सी फोर्थ वाला ल्यूकेमिया में ओमा क्यों नहीं है, क्योंकि ल्यूकेमिया इज़ द ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर में ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है क्योंकि वो बोन मैरो से स्टार्ट होता है और बोन मैरो में ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है। जो ब्लड सेल्स हैं स्पेशली WBC they are formed and they are immediately released in the blood and that's why no tumor formation takes place. But because of the abnormal cancerous cells you can see blood cancer spreads very quickly and death you can see is inevitable. चलिए कार्सिनोमा को देखते हैं। तो कार्सिनोमा इज़ द कैंसर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है एक्टोडर्मल एंडोडर्म में डेवलप होता है ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के हर पार्ट्स को एक्सटर्नल या इंटरनल यू कैन सी व्हाट स्किन है, तो स्किन लेयर में एपिडर्मल लेयर में अगर कैंसर हो गया तो उसको कहते हैं कार्सिनोमा, जो सबसे कॉमन टाइप का कैंसर है। बिकॉज कोई भी कार्सिनोजन या द फैक्टर जो कैंसर को कॉज करता है सबसे पहले स्किन को ही इरिटेट करेगा।
तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, स्किन का कैंसर, ब्रेस्ट, लंग्स, स्टमक, कोलन, ब्रेन, सर्विक्स पेप्लोमा की वजह से। दैन सार्कोमा जो है सबसे पेनफुल कैंसर, ये कैंसर है जो मीजोडर्मल टिश्यू लाइक कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स को होता है। तो जैसे बोन में अगर ट्यूमर हो गया तो ऑस्टियोसार्कोमा, मसल का मायोसार्कोमा, कार्टिलेज का कॉन्ड्रोसार्कोमा, एंड एडिपोज टिश्यू का लाइपोसार्कोमा, लिगामेंट्स हो गया डेस्मोसार्कोमा, ब्लड वेसल हो गया एंजियोसार्कोमा, एंड फाइब्रस टिश्यू में फाइब्रोसार्कोमा। देन लिम्फोमा जो हो गया, तो लिम्फोमा हो गया लिम्फेटिक टिश्यू में अगर कैंसर हो गया तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो जो लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फ नोड्स और उसके रिलेटेड सेल्स में हो गया तो उसमें लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन, थाइमस, पेयर पैच, एडिनोइड, टॉन्सिल्स इंक्लूड होता है। तो उसके एग्जांपल्स देखिए, हॉटकिंग लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिंग लिम्फोमा। दीज आर द टू अपोजिट टाइप ऑफ लिम्फोमा। हॉटकिंग लिम्फोमा सबसे एक ऐसी खतरनाक है, वो जॉ कैंसर, क्योंकि आपका जॉ का जो जॉइंट है यहाँ पे जो लिम्फ नोड है उसको वो अटैक करता है। एंड टी सेल लिम्फोमा, तो आपको मालूम है T4 सेल जो है वो थाइमस में ग्रो करते हैं। थाइमस को अगर एक ऐसी कैंसर हो गया तो उसको से टी सेल लिम्फोमा होगा। फिर बी सेल लिम्फोमा आपके दूसरे लिम्फोसाइट्स में डेवलप होता है। और लिम्फो प्रोलिफरेटिव लिम्फोमा, जिससे लिम्फ का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। एंड ल्यूकेमिया सबसे डेंजरस कैंसर जो बोन मैरो में डेवलप होता है, जिससे एक्सेसिव WBCs ब्लड स्ट्रीम में क्या है रिलीज हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया में WBC का काउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा बॉडी, और वो एबनॉर्मल होते हैं, तो दे आर नॉट नॉर्मल। एक्चुअली क्या है, WBC अगर बढ़ गए तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो WBC फॉर्म होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। दैट्स वाई बॉडी कैन नॉट फाइट विद द इन्फेक्शन, तब जाके दूसरे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसमें माइलोजीनस ल्यूकेमिया जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जिसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसमें मोनोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है, टी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, टी सेल ल्यूकेमिया, हेरी सेल ल्यूकेमिया। और ये अकेला कैंसर है जिसमें ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है, सबसे तेज़ी से फैलता है, एंड इट इज़ मोस्टली व्हाट फेटल। एंड सिंस ट्यूमर इज नॉट फॉर्म, द टर्म इज कॉल्ड ल्यूकेमिया एंड नॉट ल्यूकोमा। तो दिस इज द एग्जाम्पल पिक्चर। नॉर्मल ब्लड में आपको दिख रहे हैं ज़्यादा करके RBC दिख रहे हैं आपको, और बहुत फ्यू आपको WBC दिख रहे हैं। लेकिन ल्यूकेमिया में नंबर ऑफ WBC विल इंक्रीज। और ये जो ल्यूकेमिया आपको दिख रहा है ये लिम्फो मोनोसाइट का ल्यूकेमिया है, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। देन यू कैन से दिस इज माइलोजिनस ल्यूकेमिया, और ये है आपका लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो एडिनोमा इज द कैंसर विच एक्चुअली इज ए टाइप ऑफ सार्कोमा जो बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको होता है, जैसे कैंसर ऑफ लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, जितने भी आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज है उनको कैंसर हो गया तो उसका अलग एक कैन सी व्हाट ग्रुप बना दिया है, दैट इज कॉल्ड एडिनोमा, या उसको एडिनोसार्कोमा भी कहते हैं। सो दिस इज द यू कैन सी पैंक्रियाटिक ट्यूमर, आपको दिख रहा है पैंक्रियास के अंदर ट्यूमर तैयार हो गया है, और ये किडनी के अंदर विल्स यू कैन सी ट्यूमर कहते हैं वो डेवलप हो गया है। तो अभी डायग्नोसिस कैसे होगा कि पर्सन को अगर कैंसर है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन है टू डिटेक्ट द लंप इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और बहुत रेयरली यू कैन सी व्हाट फिजिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्शन होता है, अनलेस यू कैन सी द लंप इज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। स्पेशली मेमोरी ग्लैंड का जो कैंसर है उसका इज डिटेक्शन लंप डिटेक्शन से होता है। देन टिश्यू का बायोप्सी, तो जिस पार्ट में लग रहा है कि कैंसर है उसका एक छोटा सा टिश्यू डिराइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, और फिर सिरिंज, और उसके बाद में उसका हिस्टोलॉजी करके कैंसर टिश्यू डिटेक्ट करते हैं। एंडोस्कोपी, एक कैमरा ट्यूब इज इंसर्टेड इन द नेचुरल ओपनिंग्स टू डिटेक्ट द ट्यूमर, कोलॉन, इंटेस्टाइन, एक ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूज़ किया जा सकता है। दैन पैप स्मीयर टेस्ट इज द स्पेशल टेस्ट टू डिटेक्ट द सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर। दैन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि एक लेडी कैन you can see physically examine the breast herself for the lumps, और एक you can see मैमोग्राफी किया जाता है जो एक टाइप का you can see एक्सरे है ऑफ द ब्रेस्ट। दैन ब्लड का स्मीयर टेस्ट से ब्लड कैंसर होगा। CT स्कैन एंड MRI स्कैन जो है वो मेनली ब्रेन ट्यूमर और ऑर्गन ट्यूमर्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब बाकी सब मेथड्स फेल हो जाते हैं फिर स्पुटम टेस्ट से लंग कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। दैन ओरल स्वैब से माउथ एंड थ्रोट कैंसर डिटेक्ट होता है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टेनिंग टेक्निक्स जिससे यू कैन सी जनरली यू कैन सी अगर हम लोग नॉर्मल टिश्यू को कलर करेंगे तो वो पिंकिश दिखते हैं,
लेकिन अगर कैंसर सेल्स होंगे तो वो डार्क किसी ब्लूइश दिखते हैं, न्यूक्लियस लार्ज दिखता है। तो हम लोग पिक्चर्स में देखेंगे तो सम ऑफ द पिक्चर आपको दिख रहा है, एंडोस्कोपी दिख रहा है, तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोस्कोपी में आपको ट्यूमर्स दिख रहे हैं, कोलोन ट्यूमर्स, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूमर्स दिख रहे हैं आपको। देन यू कैन सी दिस इज द एंडोस्कोपी ऑफ द स्टमक, जिसमें आपको स्टमक के अंदर आपको गैस्ट्रिक ट्यूमर दिख रहा है। कैसी एडिशनल टेस्ट देखते हैं तो बायोप्सी से टिश्यू स्मीयर किया जाता है, तो उससे भी कैंसर सेल्स आर डिटेक्टेड। कैंसर सेल्स कैन बी आइडेंटिफाई वेरी इजीली, दे स्टेन डार्क ब्लू कलर, न्यूक्लियस बड़े साइज का दिखता है। ये पैनक्रियास के ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं, एंड दिस इज द टेस्टिस के ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं आपको। दैन दिस इज द ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं, WBC इन लार्ज नंबर, यू कैन सी। दैन दिस इज ऑलरेडी हमने देखा ये किडनी में आपको ट्यूमर्स दिख रहे हैं, और दिस आर द एडिशनल यू कैन सी ट्यूमर, यू कैन सी व्हाट टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर क्या है आपको, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये ट्यूमर्स दिख रहा है, फाइब्रस टिश्यू के अंदर ट्यूमर्स दिख रहे हैं आपको, विच आर बी डिमार्केटेड बाय दैट ऑरेंज यू कैन सी व्हाट लाइन। फिर और देखते हैं, ये बायोप्सी किया जा रहा है, हड्डी का कैंसर के लिए बायोप्सी कर रहे हैं, उसका टिश्यू देख रहे थे, ये है आपका कैंसर सेल्स इन द बोन। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो लाइपोमा लब जैसा दिखेगा बॉडी में। ये ब्रेन का ट्यूमर जो है CT स्कैन में दिख रहा है वेरी इजीली। फिर लंग का स्कैन किया एक्सरे से तो लंग कैंसर का पैच दिख रहा है। देन यू कैन सी ये MRI स्कैन, जैसे प्रोस्टेट कैंसर जो पेल्विक रीजन में रहता है उसको दिख रहा है। एंड दिस इज ब्रेस्ट, यू कैन सी कैंसर मैमोग्राफी में आपको ब्रेस्ट में कैंसर का ट्यूमर दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर, पर्सन को किस टाइप का कैंसर हुआ, किस ऑर्गन में हुआ है, उसका स्टेज क्या है कैंसर का, T स्टेज है, N स्टेज है, M स्टेज है, फिर एज क्या है, फिर पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, कोई दूसरे कंडीशंस तो नहीं है, डायबिटीज़, BP, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, वो डिसाइड करता है। फिर एडिशनल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन, मेंटल स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, वो सब डिसाइड करता है कैंसर का ट्रीटमेंट। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ए नंबर ऑफ यू कैन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, जनरली कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और साथ में पैलिएटिव केयर, क्योंकि कैंसर अगर किसी पर्सन को डिटेक्ट होता है तो पर्सन का जो विल पावर है वो डिक्रीज हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसके लिए यू कैन सी द पर्सन शुड बी गिवन ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को थेरेपी भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ थेरेपी अवेलेबल, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल मेथड है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, जीन थेरेपी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, और सपोर्टिव थेरेपी है। तो ये सारे थेरेपी यूज़ करके हम लोग कैंसर से फाइट कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे थेरेपीज देखते हैं। तो सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी, आपको मालूम है रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन उसी रेडिएशन को स्पेसिफाई करके एक पर्टिकुलर डोज से कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है। तो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं, तो टारगेट जहाँ पे टिश्यू है, जहाँ पे ट्यूमर है, उसको हम लोग बम्बार्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज इन 2 वेज। तो या तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का डोज दिया जाता है लाइक गामा, एक्सरे और लेज़र या चार्ज पार्टिकल, जिससे कैंसर टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं, या इंट्रोड्यूस किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60, आयोडीन 121, इरिडियम, रेडियम। तो ये जो रेडियो एलिमेंट्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये कैंसर सेल्स या टिश्यू में जाके स्टिक हो जाते हैं और डायरेक्टली उनके पास ही रेडिएशन क्या है रिलीज़ करते हैं। तो उससे सराउंडिंग टिश्यू जो है अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, एक प्रिकॉशन ऐसा लेना पड़ता है कि सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज ना हो। तो यूज़ ऑफ गामा रेज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसको गामा नाइफ भी कहते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर में विद हेल्प ऑफ गामा रेज प्रोस्टेट लंप को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और उसका रिप्रेजेंटेशन है ब्लू कलर का रिबन, जो प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस और केयर है। दिस इज़ द ब्रेस्ट कैंसर में भी गामा नाइफ इज़ इफेक्टिव, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो है पिंक, यू कैन सी व्हाट रिबन, और ये है आपका ब्रेन, यू कैन सी व्हाट ट्यूमर के खिलाफ गामा रेज का डोज या थेरेपी। खाली 2 सेकंड का ये डोज रहता है, लेकिन इज़ इफेक्टिव। और ब्रेन ट्यूमर के लिए अवेयरनेस के लिए जो सिंबल है वो है आपका ग्रे रिबन।
चलिए कीमोथेरेपी जो सबसे कॉमन है, किसी भी टाइप का कैंसर होगा तो सब कीमो देना ही पड़ता है, उसको कीमो भी कहते हैं, जिसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर ड्रग्स यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कैंसर सेल के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, सेल डिवीजन रोक देते हैं, एंड सम ऑफ देम आर टॉक्सिक टू कैंसर सेल्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। क्योंकि कैंसर सेल्स आर लाइक पैरासाइट्स, तो हम लोग ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो इन पैरासाइट्स को किल कर देते हैं, उनके सेल डिवीजन को रोक देते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसे हेयर लॉस, एनीमिया, एंड दोनों जो है अगर कैंसर ठीक हो गया तो वापस अगेन रिकवर हो जाते हैं। और मेन ड्रग्स जो है, देयर नंबर ऑफ ड्रग्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, दैन एंटी मेटाबोलाइट्स, टेक्सोल जो सबसे सस्ता एक ऐसी ड्रग है कि एंटी कैंसर का, मेरकाप्टोप्यूरिन है, दैन 6 एमनियोप्टेरिन है, एबिरेट्रोन है। तो देखते हैं, दीज आर द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स विच आर गिवन। टेक्सोल आपको दिख रहा है, विच आर एंटी मेटाबोलाइट्स, देन यू गॉट एबिरेट्रोन जो कॉमन ड्रग है, फिर विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। तो ये कैथरिनथस रोजी एक फ्लावर है, उससे ही नेचुरली ऑब्टेन होता है। तो सर्जिकल मेथड जनरल तब किया जाता है जब ट्यूमर वेल डिफाइंड होता है और यू कैन सी इट इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और उसको रीच किया जा सकता है। तो पूरे कैंसरस टिश्यू को या ट्यूमर को, कभी कभी पूरे ऑर्गन को या उसके पोर्शन को सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। इसके लिए इसका जो यूटिलिटी है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हर केस में हम लोग ऑर्गन को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज सम ऑर्गन्स आर वेरी मच यू कैन सी व्हाट वाइटल। तो सर्जरी जो है जनरली ब्रेस्ट ट्यूमर में और यूट्राइन ट्यूमर में सबसे इफेक्टिव रहता है, इवन ब्रेन ट्यूमर में भी इफेक्टिव रहता है। देन तो सर्जरी अकेला कभी नहीं करते, साथ में कीमोथेरेपी देना पड़ता है, ताकि अगर कोई कैंसर सेल्स इस प्रोसेस में स्किप हुआ है तो उसको मारा जा सके। तो इम्यूनोथेरेपी इज़ वन ऑफ द यू कैन सी एडिशनल थेरेपी, जिसमें हम लोग इम्यून मॉड्यूलेटर्स को यूज़ करते हैं, इम्यून सेल्स या इम्यून मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। तो कैंसर सेल्स को मारने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन दिया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कैंसर सेल्स को और उनको तेज़ी से एलिमिनेट करते हैं। सो दिस इज़ द कैन सी इम्यूनोथेरेपी। और उसमें एंटीबॉडीज़ भी यूज़ करते हैं, जिसके साथ रेडियो आइसोटोप लिंक करते हैं ताकि वो डायरेक्टली ट्यूमर सेल को ही अटैक करें। यहाँ पे दोनों हो जाता है, रेडिएशन मेथड भी है। फिर हार्मोन थेरेपी फॉर द स्पेसिफिक कैंसर्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन और प्रोस्टेट कैंसर में ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन दिया जाता है, या डोज दिया जाता है, या कोर्स दिया जाता है, ओके, टू रिड्यूस द कैन सी कैंसर। जीन थेरेपी इज़ अनदर, जिसमें फॉल्टी जीन जो ऑन्कोजीन है या ट्यूमर सप्रेसिव जीन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर द करेक्ट जीन। तो ये मॉडर्न है। फिर कंबाइंड थेरेपी में जितने भी मेथड्स बताए उन सब को यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन। और फिर हार्मोन थेरेपी, इसमें हम लोग हार्मोन्स को यूज़ करते हैं टू करेक्ट द कैंसर। दैन जीन थेरेपी, ये दिख रहा है हमें, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, द फॉल्टी जीन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू जीन, और इससे कैंसर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो सपोर्टिव थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैंसर पेशेंट जो है वो मेंटली बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, और तब जाके नेचुरली उनका रिकवरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए नेचुरली कैंसर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस थेरेपी का ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो कैंसर पेशेंट का है वो इम्प्रूव हो। ही शुड बिहेव लाइक ए नॉर्मल, शुड बी गिवन ट्रीटमेंट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। जो स्टिग्मा आता है कैंसर होने का उसको रिलीव किया जा सके। और ये थेरेपी डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल कोर्स, इसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, डाइटिंग, ये सब प्रोसेस रहते हैं, ताकि कैंसर पेशेंट को ऐसा नहीं लगे कि ही इज़ गोइंग टू डाई। प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे फैक्टर जिससे कैंसर होता है उन सबको अवॉइड करना है। तो दिस इज़ फॉर यू टू एक्चुअली व्हाट गो थ्रू, ओके, वेरी इजी। जैसे एक्सेसिव एक्सपोजर रेडिएशन का नहीं होना चाहिए, दैन प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करना है इफ़ एनी पर्सन इज़ वर्किंग इन ए केमिकल कार्सिनोजन, हर टाइप का एडिक्शन अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्शन, आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फूड एडिटिव्स और ड्रग्स जो है उसका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए।
कार्सिनोजेनिक जो एजेंट्स है उसको बैन लगना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए हैवी ऑन टबैको ताकि लोग कम इसको यूज़ करें। देन केमिकल कार्सिनोजेंस पे भी टैक्सेशन होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस थ्रू मास मीडिया। और देन सबसे मेजर यू कैन सी जो कैंसर है वो लंग कैंसर है, उसका कारण है टबैको। तो कोई भी टाइप का टबैको का प्रोडक्ट वी शुड स्टॉप इमीडिएटली, क्योंकि टबैको का सेवन डायरेक्टली आपको कैंसर के गेट तक पहुंचा देता है। सो प्रिवेंटिव मेजर है कि अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हेल्दी डाइट चाहिए, अपना वजन मेंटेन करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, सन पे ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना है, वैक्सीनेशन करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। दैन रिस्की बिहेवियर जिससे कैंसर हो सकता है उसको अवॉइड करना है। दैन रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, तभी जाके यू कैन से कैंसर से हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। तो मेल्स प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन ऑफ द हिडन कैंसर जो प्रिवेंट हो सकता है। तो कैंसर के अवेयरनेस, उसको एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस। यू कैन सी दिस लेडी, यू कैन सी जो कैंसर पेशेंट है तो उसका केयर करना है। सो देर आर नंबर ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ओके, ए पिंक रिबन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो कैंसर डे भी मनाया जाता है 4 फरवरी को। एंड दीज आर द डिफरेंट, यू कैन सी रिबन, हर कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग टाइप के वार्ड कैंसर्स को। आप जूम करके देख लेना कौन से कैंसर के लिए कौन सा कलर, वेरी यू कैन सी इंटरेस्टिंग एंड फॉर योर रेफरेंस। तो दिस इज द चार्ट, इसमें कैंसर अवेयरनेस कलर्स दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। तो कैंसर इज अ सेलुलर डिजीज फॉर्मिंग ट्यूमर बाय रैपिड सेल डिवीजन। तो ट्यूमर जो 2 टाइप के हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। दैन क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 टाइप के कैंसर है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड एडिनोमा। दैन जेनेटिक बेसिस जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन या डीएक्टिवेशन ऑफ एंटी ट्यूमर जीन। दैन कॉजेज, मेन कॉजेज है रेडिएशन, कार्सिनोजेंस, एडिक्शन, डाइट, फॉल्टी डाइट्स, फॉल्टी हैबिट्स एंड वायरस इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिटी, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेयर, नेल एंड डेड सेल्स, जो मैंने आपको बताया। सिम्टम्स, लंप होगा आपके बॉडी में तैयार, वेट लॉस होगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग, पेन, अनीमिया एंड सो मेनी अदर। फिर प्रिवेंशन इज़ वेरी, अवॉइड एडिक्शन, फॉल्टी डाइट, रेडिएशन, कार्सिनोजेंस। और ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, कीमो करना है, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी एंड कॉम्बिनेशन। So students, with this we have completed our disease topic of this chapter. So thanks for watching cancer. I hope it will be helpful to you. और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एडिक्शन एंड एडोलेसेंस। तो टिल देन